हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द स्टडी विद मयंक। मैं हूं आपका मयंक। हम लोगों की यहां पर यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम 2023 के लिए मॉक टेस्ट की सीरीज चल रही है। आज आपका इसी क्रम में मॉक टेस्ट 17 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं मैं क्या क्या डिस्कस करना है यहाँ पर। आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रकार की खेती और उसके अर्थ का मिलान करें। एक तरफ खेती के प्रकार हैं और दूसरी तरफ उनसे संबंधित अर्थ दिए गए हैं। सेरीकल्चर, अंगूर की खेती, पिसीकल्चर, रेशम के कीड़ों का पालन, विटीकल्चर, मत्स्य प्रजनन। देखिए, सेरीकल्चर का संबंध जो है रेशम उत्पादन से है, तो रेशम उत्पादन की प्रक्रिया में रेशम के कीड़ों का पालन शामिल है। रेशम कीटों की कई व्यावसायिक प्रजातियां हैं। इनमें बॉम्बेक्स मोरी प्रजाति जो है, इसका व्यापक रूप से विश्व भर में उपयोग किया जाता है। नाम मैं लिख दे रहा हूं, बॉम्बेक्स मोरी। और रेशम का उत्पादन सबसे पहले चीन में नवपाषाण काल में हुआ था। यानी सबसे पहले जो रेशम उत्पादन हुआ था वो चाइना में हुआ था और ये नवपाषाण काल में हुआ था। तो सेरीकल्चर जो है रेशम कीड़ों के पालन से संबंधित है। पिसीकल्चर की बात करें तो देखिए, पिसीकल्चर का मतलब है मछली का पालन, और मछली के पालन की प्रक्रिया में मछली का व्यावसायिक प्रजनन भी शामिल है। यानी मत्स्य प्रजनन भी पिसीकल्चर का ही पार्ट है। तो आपका सेकेंड का होगा सी वाला। विटीकल्चर की बात करें तो विटीकल्चर शब्द जो है अंगूर की खेती के लिए इस्तेमाल होता है। तो अंगूर की खेती में जो अंगूर की खेती है उसकी सुरक्षा है, उसका जो है उसको प्रोसेस करना, यानी उसको तोड़ना, बाजार में बेचना, ये सब विटीकल्चर में ही आ जाता है। तो विटीकल्चर जो है अंगूर की खेती के लिए इस्तेमाल होता है। अब देखिए, पिसीकल्चर और एक्वाकल्चर, एक टर्म और आ जाता है आपका एक्वाकल्चर। तो कई बार क्या होता है कि हम लोग एक्वाकल्चर से कंफ्यूज हो जाते हैं कि एक्वाकल्चर में मछलियां आएंगी या नहीं आएंगी। देखिए, एक्वाकल्चर में सभी जलीय जीव आ जाते हैं। नहीं, एक्वाकल्चर में जल में रहने वाले सभी जलीय जीव इसमें आ जाते हैं। जैसे आपकी मछली हो गई, सीप हो गई, घोंगा हो गया, ये सभी इसमें आ जाएंगे जो कि जल में रहने वाले प्राणी हैं। वहीं अगर हम बात करें पिसीकल्चर की, तो पिसीकल्चर में केवल और केवल मछलियों की बात की जाएगी। मछलियों से संबंधित जो भी चीजें हैं उनकी बात की जाएगी, किसी अन्य की बात नहीं की जाएगी। तो यही इनमें अंतर है। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा पहले का सी वाला, यानी पहले का बी, दूसरे का सी, तीसरे का ए। दूसरा प्रश्न है आपका, वृक्षारोपण कृषि के संदर्भ में गलत कथन की पहचान करें। वे एक प्रकार की व्यावसायिक खेती है। बड़ी मात्रा में श्रम और पूंजी की आवश्यकता होती है। परिवहन नेटवर्क का विकास आवश्यक है। विश्व के शीतोष्ण क्षेत्रों में प्रमुख वृक्षारोपण पाए जाते हैं। देखिए, वृक्षारोपण कृषि एक प्रकार की व्यावसायिक खेती है जिसमें पूरे वर्ष के लिए केवल एक ही फसल उगाई जाती है। यह आपको याद रखना होगा। वृक्षारोपण कृषि की एक सबसे खास बात यह है कि केवल इसमें एक ही फसल उगाई जाती है। सेकंड वाला, यहाँ पे पहला वाला कथन आपका बिल्कुल सही है। यहाँ पर आपका सेकंड वाला कथन ये भी सही है। देखिए, जब कोई एक ही फसल उगाई जाएगी तो एक फसल कोई छोटे मोटे भूखंड पे नहीं उगाई जाएगी, बल्कि बहुत बड़े, बहुत विशाल भूखंड पे उगाई जाएगी। तो विशाल भूखंड पर इस फसल को उगाने के लिए एक तो जमीन चाहिए, उसके लिए इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। इसके अलावा फसल का बीज चाहिए, उसके लिए लेबर चाहिए, भाई मजदूर वगैरह भी चाहिए इसे लगाने के लिए, मशीनें होनी चाहिए, उसमें भी इन्वेस्टमेंट चाहिए, रसायन वगैरह, सिंचाई के लिए पैसा चाहिए। तो ये सब काम के लिए पैसा ही पैसा चाहिए। यानी इसमें बड़ी मात्रा में श्रम और पूंजी की आवश्यकता होती है। तो यहां पर आपका बी वाला कथन ये भी सही है। परिवहन नेटवर्क का विकास, देखिए, जो भी आप बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण कृषि करेंगे तो उसका जो भी उत्पाद होगा उसको मार्केट में बेचेंगे। तो मार्केट तक पहुंचाने के लिए आपके पास परिवहन नेटवर्क होना चाहिए। चाहे आपके पास रेलवे लाइन हो पास में, या फिर सड़क का जाल हो जिसके जरिए आप उसको शहर तक पहुंचा पाएं। तो परिवहन नेटवर्क का विकास भी इसमें आवश्यक है। तो यहां पर आपका सी वाला ये भी सही है। अब देखिए, यहां पर डी वाला कथन आपका गलत हो जाता है। क्योंकि आप लोग जानते हैं शीतोष्ण क्षेत्रों में वर्षा जो होती है कम मात्रा में होती है, और संसार में आपके सर्वाधिक वर्षा जो होती है वो आपके उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में होती है। जो आपके उष्णकटिबंध है ये विश्व में सबसे ज्यादा वर्षा प्राप्त करने वाले क्षेत्र होते हैं। उष्णकटिबंध के बारे में फिर से बता दे रहा हूं, 0 डिग्री विषुवतीय अक्षांश या 0 डिग्री इक्वेटर लाइन है, उसके ऊपर 23.5 डिग्री वाला 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ, ठीक है, यानी कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में जो क्षेत्र है इसको उष्णकटिबंध के नाम से जाना जाता है। तो यहीं पर आपके वृक्षारोपण कृषि की जाती है। वृक्षारोपण कृषि की अगर हम बात करें तो जैसे मलेशिया में रबड़ की खेती, ब्राजील में कॉफी की, भारत और श्रीलंका में चाय, कुछ वृक्षारोपण कृषि के उदाहरण हैं। तो यहां पर आपका गलत वाला जो आंसर होगा वो होगा सेकंड का डी वाला। तीसरा प्रश्न है आपका, इस्पात या स्टील के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं, ये आपको बताना है। स्टील को आधुनिक उद्योग की रीढ़ कहा जाता है। रीढ़ का मतलब बैकबोन। स्टील का विशेष
मिश्र धातु बनाना मुश्किल है। भारत दुनिया में कच्चे इस्पात का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। देखिए, स्टील को अक्सर आधुनिक उद्योग की रीढ़ या बैकबोन कहा जाता है। हमारे द्वारा उपयोग की जाने वाली लगभग हर चीज या तो लोहे या फिर स्टील से बनी होती है, या फिर जो भी हम सामान इस्तेमाल करते हैं वो लोहे की मशीनों या स्टील की मशीनों पर ही तैयार किया जाता है। इसलिए स्टील को आधुनिक उद्योग की रीढ़ कहा जाता है। तो यहां पर आपका पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। स्टील अपनी प्रकृति में कठोर होती है, लेकिन इसे आसानी से आकार दिया जा सकता है। जैसे इसकी चादरें बनाई जा सकती हैं, इसको काटा जा सकता है, इससे इसके तार निर्मित किए जा सकते हैं। इसमें अन्य धातुएं जैसे एल्यूमिनियम, निकेल और कॉपर जैसी अन्य धातुओं को मिलाकर इससे मिश्र धातु भी बनाई जा सकती है। तो मिश्र धातु बनाना इससे आसान है, ना कि कठिन। तो यहां पर आपका सेकंड वाला कथन गलत हो जाएगा। अब बात करते हैं भारत की। तो देखिए, भारत दुनिया में कच्चे इस्पात का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। पहले नंबर पर चाइना का स्थान आता है और दूसरे नंबर पर भारत का आता है। तो वर्ष 2021 की रिपोर्ट के अनुसार भारत ने 1191.9 मिलियन टन इस्पात का उत्पादन किया था। तो यहां पर आपका तीसरा वाला कथन ये भी सही है। यहां पर आपका 1 और 3 कथन सही है, तो आपका सही आंसर होगा तीसरे का भी, केवल 1 और 3। चौथा प्रश्न है आपका, वस्त्रों और उनकी पहचान के स्थानों के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ वस्त्र है और दूसरी तरफ उनका स्थान दिया हुआ है कि कौन सा वस्त्र कहां पर बनाया जाता था। मलमल, ढाका, चिंट या सिंट जिसे बोलते हैं, कालीकट, कैलिको, मसूलीपट्टनम। देखिए, मलमल के लिए ढाका काफी प्रसिद्ध रहा है और ढाका का जो मलमल है ये सम्राटों के लिए बनाया जाता था। जो भी मुगल सम्राट होते थे उनको जो भी कपड़े पहनाए जाते थे वो मलमल के ही बने होते थे। इसके अलावा जो फ्रांस की रानी है मैरी एंटोनेट, इनके लिए भी यहीं से मलमल जाता था। तो ढाका जो है मलमल के लिए काफी प्रसिद्ध है। मलमल के बारे में कहा जाता है कि यह कपास से बने एक प्रसिद्ध कपड़े का नाम था जो सम्राटों के लिए उपयुक्त होता था। तो यहां पर मलमल के संदर्भ में ढाका बिल्कुल सही है। चिंट या सिंट की बात करें, देखिए चिंट शब्द जो है हिंदी शब्द छींट से लिया गया है, जो छोटे और रंगीन फूलों के डिजाइन वाला एक कपड़ा होता है। तो चिंट जो शब्द है, ये शब्द जो है गोलकुंडा में उत्पादित कपड़े के लिए प्रयुक्त किया जाता था। यानी कर्नाटक के जो गोलकुंडा रीजन है वहां पर जो कपड़े का उत्पादन होता था उसके लिए यह शब्द प्रयोग किया जाता था। गोलकुंडा के क्षेत्र में उत्पादित चिंट दुनिया के विभिन्न हिस्सों में मसूलीपट्टनम के चिंट के रूप में प्रसिद्ध था। यानी कि जो गोलकुंडा का चिंट या छींट का कपड़ा था ये मसूलीपट्टनम के छींट के कपड़े के नाम से दुनिया भर में प्रसिद्ध था। तो यहां पर आपका सेकंड वाला गलत हो जाएगा। यानी कालीकट से संबंधित नहीं है बल्कि ये मसूलीपट्टनम से संबंधित है। कैलिको की बात करें तो कैलिको एक भारी सादा बना हुआ कपड़ा है जो बिना ब्लीच के बनाया जाता है और अक्सर पूरी तरह से संसाधित कपास ये नहीं होता है। अगर हम बात करें इसकी तो देखिए ये कैलिको की जो उत्पत्ति हुई है ये भारत के कालीकट में हुई है। तो यहां पर आपका तीसरा वाला ये भी गलत हो जाएगा। यहां पर आपका केवल पहला वाला युग्म सही सम्मिलित है, तो यहां पर आपका सही आंसर होगा चौथे का ए, केवल 1। पांचवा प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किस शहर को भारत का मैनचेस्टर भी कहा जाता है? कोलकाता, अहमदाबाद, सूरत, लुधियाना। सबसे पहले बात कर लेते हैं मैनचेस्टर की। तो देखिए मैनचेस्टर ब्रिटेन का एक शहर है और यह शहर प्रथम औद्योगिक क्रांति के दौरान कपड़ा उत्पादन के लिए फेमस था। यानी वस्त्र उत्पादन के लिए मैनचेस्टर शहर फेमस था। भारत की बात करें तो भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहा जाता है। अहमदाबाद में पहली कपड़ा मिल जो है 1859 में स्थापित करवाई गई थी। क्योंकि अहमदाबाद रीजन जो था ये कपास उत्पादन वाले इलाके में स्थित था, तो अनुकूल परिस्थितियों के होने की वजह से अहमदाबाद जो है कपड़ा के उत्पादन में अग्रणी बन गया। तो इसी वजह से अंग्रेजों ने इसको भारत के मैनचेस्टर की संज्ञा दी। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा पांचवें का बी वाला। छठवां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही विकल्प या विकल्पों की पहचान करें। नए स्थान पर जाने वाले प्रवासियों को उत्प्रवासी कहा जाता है। शांति और स्थिरता प्रवास को प्रभावित करने वाले कारकों में से एक है। आपको यहां पर सही उत्तर का चयन करना है। देखिए प्रवास जो है स्थायी, अस्थायी या फिर मौसमी हो सकता है, या ग्रामीण से ग्रामीण क्षेत्रों में, ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों में, शहरी से शहरी क्षेत्रों में और शहरी से ग्रामीण क्षेत्रों में हो सकता है। एक ही व्यक्ति आप्रवासी और उत्प्रवासी दोनों है। अब यहां पर मैं आपको एक एग्जाम्पल समझाता हूं। मान लीजिए एक स्थान ए है और दूसरा स्थान बी है। कोई व्यक्ति जो है अपना ए स्थान छोड़कर बी स्थान पर रोजगार की तलाश में जा रहा है, तो इस संदर्भ में
क्योंकि इसने अपना ए स्थान छोड़ा है तो यहां पर ये उत्प्रवासी कहलाएगा, यहां पर इसको उत्प्रवासी बोला जाएगा। और जिस नई जगह पर ये जा रहा है काम करने के लिए वहां पर इसको अप्रवासी बोला जाएगा, अप्रवासी। तो यहां पर आपका पहला वाला कथन गलत हो जाएगा। नए स्थान पर जाने वाले प्रवासियों को उत्प्रवासी नहीं बल्कि यहां पर क्या बोलेंगे, अप्रवासी बोलेंगे। तो आपका पहला वाला कथन गलत हो जाएगा। अब देखिए, प्रवास के लिए दो कारक उत्तरदायी हैं, एक तो पुश फैक्टर है और दूसरा पुल फैक्टर है। पुश का मतलब होता है धकेलना, किसी को आप धक्का दे रहे हैं, और दूसरे का होता है पुल। पुल का मतलब होता है खींचना, अपनी तरफ आकर्षित करना। पुल का मतलब खींचना या फिर आकर्षित करना है, और पुश का मतलब यहां पर धकेलना है। तो देखिए, मान लीजिए किसी राज्य में बेरोजगारी बहुत ज्यादा है, वहां पर खराब जीवन स्थितियां हैं, राजनीतिक उथल पुथल बहुत ज्यादा है, जलवायु अच्छी नहीं है, प्राकृतिक आपदाएं बहुत ज्यादा आ रही हैं, महामारी है, सामाजिक आर्थिक संकट है। तो ये सब पुश फैक्टर हैं जो कि किसी भी राज्य के निवासियों को अपने राज्य को या अपना मूल स्थान छोड़ने के लिए मजबूर करते हैं। वहीं पुल फैक्टर वो फैक्टर हैं जिसमें लोगों को रहने के लिए बेहतर जीवन दशाएं हैं, रोजगार के साधन हैं, शांति और स्थिरता है, जीवन संपत्ति की सुरक्षा है, अच्छी जलवायु है। ये सब पुल फैक्टर ये आकर्षित करने वाले कारक हैं। तो शांति और स्थिरता जो है ये प्रभावित करने वाले कारक नहीं है बल्कि ये पुल फैक्टर में आकर्षित करने वाले कारक हैं। यानी ये प्रभावित करने वाले कारक नहीं है बल्कि ये आकर्षित करने वाले कारक हैं। तो यहां पर आपका सेकंड वाला भी गलत हो जाएगा। प्रभावित करने वाले कारकों में कौन कौन से आ जाते हैं, बेरोजगारी है, खराब जीवन स्थितियां हैं, राजनीतिक उथल पुथल है, ये सब प्रभावित करने वाले कारक हैं। तो यहां पर आपका एक और दो दोनों ही गलत हैं। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा छठवें का डी, ना तो एक सही है और ना ही दूसरा। सातवां प्रश्न है आपका, ट्रांस साइबेरियन रेलवे दुनिया की सबसे लंबी रेलवे प्रणाली है जो अपने दोनों सिरों पर निम्नलिखित स्टेशनों को जोड़ती है, मॉस्को और टाइगा, सेंट पीटर्सबर्ग से व्लादिवोस्तोक तक, कलिनिनग्राड से और सखालिन या येकातेरिनबर्ग से बाकू तक। देखिए, ट्रांस साइबेरियन रेलवे रूस में 11,263 किलोमीटर लंबी रेलवे लाइन है। लिख दे रहा हूं यहां पर 11,263 किलोमीटर लंबी रेलवे लाइन है, और यह रूस के सुदूर पूर्व में स्थित शहर व्लादिवोस्तोक से इसके पश्चिम में स्थित शहर सेंट पीटर्सबर्ग के बीच में ये है। तो ये किस किस के बीच में है, सेंट पीटर्सबर्ग से व्लादिवोस्तोक। जो आपका सेंट पीटर्सबर्ग है ये पश्चिमी क्षेत्र में है और ये आपका पूर्वी क्षेत्र में है। और देखिए, ये जो आपकी रेलवे लाइन है ट्रांस साइबेरियन वाली, ये 8 टाइम जोन से होकर गुजरती है। यानी रूस के 8 जो टाइम जोन हैं उन 8 टाइम जोनों से होकर ये गुजरती है। ये भी इसकी खास बात है। तो यहां पर आपका सही आंसर है सातवें का बी वाला। आठवां प्रश्न है आपका, जनसंख्या के दोगुने होने के समय के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं? विश्व की जनसंख्या को 5 अरब से बढ़कर 6 अरब होने में 12 साल लगे। विकासशील देशों की तुलना में विकसित देशों में जनसंख्या वृद्धि अधिक है। वर्तमान विश्व जनसंख्या का दोगुना होने का समय 61 वर्ष है। देखिए, मानव समाजों पर जो आरंभिक कुछ अध्ययन किए गए हैं, आरंभिक मानव समाजों पर कुछ अध्ययन किए गए हैं, उन अध्ययनों के आधार पर यह निष्कर्ष निकला है कि मानव आबादी को 1 अरब का आंकड़ा प्राप्त करने में 10 लाख वर्ष का समय लगा था। मानव आबादी को 1 अरब का आंकड़ा प्राप्त करने में कितना समय लगा? 10 लाख वर्ष का। वहीं 18वीं सदी में जो औद्योगिक क्रांति हुई है, औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप जो जनसंख्या है उसमें तेजी से बदलाव आया है। यानी जनसंख्या वृद्धि में एक बहुत तेजी देखी गई है, और यही वो समय था जब विश्व की जनसंख्या को 5 अरब से बढ़कर 6 अरब होने में मात्र 12 साल लगे। तो यहां पर आपका पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। अब बात करते हैं विकासशील देशों की तुलना में विकसित देशों की। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, विकसित देशों ने अपने यहाँ जनसंख्या को नियंत्रित कर लिया है, कंट्रोल कर लिया है, जबकि विकासशील देशों में अभी भी प्रजनन दर और मृत्यु दर उच्च बनी हुई है। तो यहां पर आप लोग देखेंगे कि विकसित देशों की तुलना में विकासशील देशों में जनसंख्या वृद्धि अधिक है, वहीं विकासशील देशों की तुलना में विकसित देशों में जनसंख्या वृद्धि अधिक नहीं है बल्कि ये कम है। तो यहां पर आपका सेकंड वाला कथन ये गलत है। आपका तीसरा वाला जो कथन है ये बिल्कुल सही है। देखिए, यहां पर दोगुना होने की बात हो रही है। तो देखिए, दोहरीकरण समय वह समय है जब किसी जनसंख्या के आकार में दोगुना होने में समय लगता है। विश्व की वर्तमान विकास दर लगभग 1.14% है, जो 61 वर्षों के दोगुने समय का प्रतिनिधित्व करती है। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा, यानी 1 और 3 सही है, तो आपका सही आंसर होगा 8वें का सी, केवल 1 और 3। 9वां प्रश्न है आपका,
जनसांख्यिकीय संक्रमण सिद्धांत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और गलत कथनों की पहचान करें। दूसरे चरण की शुरुआत में प्रजनन क्षमता अधिक रहती है, लेकिन समय के साथ इसमें गिरावट आती है। अंतिम चरण में मृत्यु दर में काफ़ी गिरावट आती है, लेकिन प्रजनन क्षमता बढ़ रही होती है। आपको यहाँ पर सही उत्तर का चयन करना है। देखिए, जनसांख्यिकीय संक्रमण सिद्धांत में 3 चरण हैं और तीनों चरणों के बारे में मैंने आपको विस्तार में आपको एनसीईआरटी की किताब में पढ़ाया था। पहला चरण की अगर हम बात करें, पहले वाले चरण की बात करें, तो एक तरफ जन्म लिख दे रहे हैं और दूसरी तरफ हम लोग मृत्यु लिख दे रहे हैं। ठीक है, तो पहले चरण में क्या होता है कि जन्म दर भी उच्च होती है और मृत्यु दर भी उच्च होती है। दूसरे वाले चरण की अगर बात करें तो दूसरे वाले चरण में जन्म दर तो उच्च रहती है, लेकिन मृत्यु दर में गिरावट आ जाती है। गिरावट का रीजन ये है कि शुरुआत में जब कोई भी देश, मान लीजिए अपने भारत की बात करें, तो भारत में शुरुआत में हमारे आर्थिक नीतियां नहीं बनाई गई थी, तो उस समय हम देखेंगे भारत में जन्म दर और मृत्यु दर अधिक थी। लेकिन जब हमारा देश 1947 में आज़ाद हो जाता है, आज़ाद होने के बाद हमारे देश में जब आमूलचूल परिवर्तन और सुधार हुए, स्वास्थ्य योजनाएं वगैरह, परिवार नियोजन वगैरह के जो कार्यक्रम चलाए गए, स्वच्छता के जो कार्यक्रम चलाए गए, उनसे हमारे यहाँ क्या हुआ, लोगों की जीवन शैली में सुधार आया। तो फलस्वरूप जो मृत्यु दर थी वो दूसरे चरण में आकर घट गई। तीसरा चरण जो इसका जो होता है वो विकसित देशों वाला चरण होता है, जिसमें जन्म दर में भी गिरावट आ जाती है और मृत्यु दर में भी गिरावट आ जाती है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल जो है जापान है। यानी जापान में जो है जन्म दर में भी गिरावट है और मृत्यु दर में भी गिरावट है। तो इसीलिए आप लोग देखेंगे विश्व में सबसे उम्रदराज जो लोग हैं वो जापान में पाए जाते हैं। तो यहाँ पर आपका पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। दूसरे चरण की शुरुआत में प्रजनन क्षमता अधिक रहती है, लेकिन समय के साथ इसमें गिरावट आती है। अंतिम चरण में मृत्यु दर में काफी गिरावट आती है, लेकिन प्रजनन क्षमता बढ़ रही होती है। ये गलत है। अंतिम चरण में प्रजनन क्षमता भी घट जाती है और मृत्यु दर में भी काफी गिरावट आ जाती है। तो यहां पर आपसे पूछा गया है कौन सा कथन आपका गलत है। सेकंड वाला कथन आपका गलत है, तो आपका सही आंसर होगा 9 में का बी, केवल 2। 10वां प्रश्न है आपका, समृद्धि और विकास के बीच अंतर के संदर्भ में नीचे से सही कथनों की पहचान करें। समृद्धि गुणात्मक है जबकि विकास मात्रात्मक है। समृद्धि सकारात्मक या नकारात्मक हो सकती है, लेकिन विकास केवल सकारात्मक मूल्य हो सकता है। लोगों के जीवन की गुणवत्ता और स्वतंत्रता विकास के महत्वपूर्ण पहलू हैं। समृद्धि और विकास दोनों समय की अवधि में परिवर्तनों को संदर्भित करते हैं। जहां समृद्धि जो है ये मात्रात्मक और वैल्यू न्यूट्रल होती है, यानी ये मात्रात्मक होती है, इसको मापा जा सकता है, जबकि विकास जो होता है ये गुणात्मक होता है। तो यहां पर आपका पहला वाला जो कथन है ये गलत हो जाएगा। ये समृद्धि मात्रात्मक है जबकि विकास गुणात्मक है। समृद्धि का सकारात्मक या नकारात्मक संकेत हो सकता है और विकास हमेशा सकारात्मक होता है। विकास तब तक नहीं हो सकता जब तक कि मौजूदा परिस्थितियों में परिवर्तन या वृद्धि ना हो। विकास तब होता है जब सकारात्मक वृद्धि होती है। तो यहां पर आपका सेकंड वाला कथन बिल्कुल सही है। देखिए, ये जरूरी नहीं है कि सकारात्मक समृद्धि होगी तो विकास हो ही जाएगा, ये जरूरी नहीं है। कई बार क्या होता है, आप लोग देखते होंगे जीडीपी तो ऊपर जा रही है, लेकिन लोगों का जो जीवन स्तर है उसमें सुधार नहीं आ रहा है। तो सकारात्मक समृद्धि का मतलब ये नहीं है कि विकास भी सकारात्मक हो जाएगा। तो यहां पर आपका सेकंड वाला कथन सही है। देखिए, किसी देश में लोगों के जीवन की गुणवत्ता, उनके पास जो अवसर हैं और भी स्वतंत्रता का जो लाभ उठा रहे हैं, तो ये सब विकास के महत्वपूर्ण पहलू हैं। तो यहां पर आपका तीसरा वाला कथन ये सही है। यहां पर आपके 2 और 3 कथन सही है, तो आपका सही आंसर होगा 10 का डी, केवल 2 और 3। 11वां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन विश्व का एकमात्र देश है जिसने आधिकारिक तौर पर सकल राष्ट्रीय खुशहाली यानी जीएनएच यानी ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस को देश की प्रवृत्ति की माप के रूप में घोषित किया है? नेपाल, स्वीडन, स्विट्जरलैंड, भूटान। देखिए, भूटान दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जिसने आधिकारिक तौर पर सकल राष्ट्रीय खुशहाली को देश की प्रगति की माप के रूप में घोषित किया है। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा 11 का डी वाला। 12वां प्रश्न है आपका, गुज्जर, बकरवाल, गद्दी और भोटिया शब्द संबंधित हैं। उत्तरी भारत के मैदानी इलाकों में प्रवासी जानवरों की प्रजातियां, उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्रों की जनजातियां, हिमालय पर्वत श्रृंखलाओं को पार करने वाली स्थानीय पगने, कहानी कहने में विशेषज्ञता वाले पारंपरिक समूह। देखिए, ये जो लोग हैं गुज्जर, बकरवाल, गद्दी और भोटिया, ये उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्रों की जनजातियां हैं। ये जनजातियां ग्रीष्मकाल के दौरान मैदानी क्षेत्रों से पहाड़ों पर बने चरागाहों में और फिर सर्दियों के दौरान पहाड़ी चरागाहों से मैदानी क्षेत्रों में प्रवास के लिए फेमस हैं। और इनके प्रवास की प्रक्रिया जो होती है इसको ट्रांस ह्यूमन्स के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा
पारे का बी वाला। 13वां प्रश्न है आपका, घास के मैदानों के निम्नलिखित युग्मों और उनके सामने आने वाले स्थानों का मिलान करें। एक तरफ घास स्थल है, दूसरी तरफ उनका संबंधित देश है। पंपास, दक्षिण अफ्रीका, बेल्ड, न्यूजीलैंड, कैंटरबरी मैदान, अर्जेंटीना। देखिए पंपास जो है शीतोष्ण घास के स्थल है और ये अर्जेंटीना यानी दक्षिण अमेरिका का एक देश है अर्जेंटीना, यहाँ पर ये पाई जाती हैं। वेल्ड भी जो है आपके ये शीतोष्ण घास के स्थल हैं जो कि दक्षिण अफ्रीका में पाए जाते हैं। कैंटरबरी जो है उष्णकटिबंधीय घास के स्थल हैं जो कि न्यूजीलैंड में पाए जाते हैं। तो यहाँ पर आपका सही युग्म होगा पहले का सी, दूसरे का ए और तीसरे का बी वाला। तो आंसर होगा आपका 13 का ए वाला। 14वां प्रश्न है आपका, कोल खोज का मॉडल निम्नलिखित में से किस देश से जुड़ा सामूहिक कृषि प्रयास था? जर्मनी, चीन, जापान, सोवियत संघ। देखिए कोल खोज जो कृषि मॉडल है इसका संबंध तत्कालीन सोवियत संघ से है। तत्कालीन सोवियत संघ में कृषि के पिछड़े तरीकों की अक्षमता में सुधार करने और आत्मनिर्भरता के लिए कृषि उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए सामूहिक खेती या कोल खोज का मॉडल पेश किया गया था। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा 14 का डी वाला। 15वां प्रश्न है आपका, स्वेज नहर के संदर्भ में नीचे से सही कथनों की पहचान करें। यह उत्तर में पोर्ट सईद और दक्षिण में पोर्ट स्वेज के बीच है। यह आबद्ध रहित समुद्र तल की नहर है जो लगभग 160 किलोमीटर लंबी और 11 से 15 मीटर गहरी है। नील नदी से एक नौगम्य ताजे पानी की नहर इस्माइलिया में स्वेज नहर से जुड़ती है ताकि पोर्ट सईद और स्वेज को ताजे पानी की आपूर्ति की जा सके। देखिए स्वेज नहर का निर्माण 1869 में मिस्र में उत्तर में पोर्ट सईद और दक्षिण में पोर्ट स्वेज के बीच भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ने के लिए किया गया है। यानी स्वेज नहर जो है भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है, जिसके उत्तर में पोर्ट सईद है और इसके दक्षिण में क्या है, पोर्ट स्वेज है। तो यहां पर आपका पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। देखिए यह आबद्ध रहित समुद्र तल की नहर है जो लगभग 160 किलोमीटर लंबी और 11 से 15 मीटर गहरी है। लगभग 100 जहाज प्रतिदिन यात्रा इसमें करते हैं और प्रत्येक जहाज को इस नहर को पार करने में 10 से 12 घंटे का समय लगता है। तो यहां पर आपका सेकंड वाला कथन बिल्कुल सही है। अब देखिए यहां पर बात की गई नील नदी से एक नौगम्य ताजे पानी की नहर जो है इस्माइलिया में स्वेज नहर से जुड़ती है ताकि पोर्ट सईद और स्वेज को ताजे पानी की आपूर्ति की जा सके। तो यहां पर आपका तीसरा वाला कथन ये भी सही है। यहां पर आपके तीनों ही कथन सही हैं। तो आपका सही आंसर है 15 का डी, 1, 2 और 3। 16वां प्रश्न है आपका, विशिष्ट कार्यों के आधार पर बंदरगाह के प्रकारों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं? पैकेज स्टेशन विशेष रूप से यात्रियों के परिवहन और कम दूरी को कवर करने वाले जल निकायों में मेल से संबंधित हैं। एंट्रीपोर्ट बंदरगाह वे बंदरगाह हैं जिनका केवल रणनीतिक महत्व है। देखिए इसके बारे में भी हम लोग क्लास 12 की एनसीईआरटी में पढ़ चुके हैं। पैकेज स्टेशन को फेरी पोर्ट भी कहा जाता है। पैकेज स्टेशन का एक और नाम है, इसका नाम फेरी पोर्ट भी है। तो ये पैकेज स्टेशन विशेष रूप से यात्रियों के परिवहन और कम दूरी को कवर करने वाले जल निकायों में मेल से संबंधित हैं। ये स्टेशन जोड़े में इस तरह से स्थित होते हैं कि वे जल निकाय में एक दूसरे का सामना करते हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण जो है आपका इंग्लिश चैनल है। इंग्लिश चैनल जो है फ्रांस और यूके के बीच में है। तो उस तरफ आप यहां पर देखेंगे, उस तरफ ब्रिटेन में डोवर पत्तन है, डोवर पोर्ट है, और फ्रांस में इस साइड में कैलिस है, इस साइड में कैलिस है। तो ये दोनों जो पोर्ट आप देख रहे हैं ये फेरी पोर्ट बोले जाते हैं, फेरी पत्तन बोले जाते हैं। तो यहां पर आपका पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। एंटरपोर्ट बंदरगाह की बात करें तो एंटरपोर्ट बंदरगाह संग्रह केंद्र होते हैं जहां निर्यात के लिए विभिन्न देशों से माल लाया जाता है। तो सिंगापुर जो है एशिया में एक एंट्रीपोर्ट पत्तन है। तो यहां पर आपका सेकंड वाला कथन गलत हो जाएगा। यानी एंट्रीपोर्ट में क्या होता है पत्तनों में कि यहां पर दुनिया भर से सामान लाकर यहां पर इकट्ठा किया जाता है और यहां से फिर बाद बाकी देशों में सामान की सप्लाई की जाती है। तो एक तरह से यहां से निर्यात के लिए प्रमुख होते हैं ये। वहीं रणनीतिक महत्व की बात करें तो जो नेवल बेस वाले पत्तन होते हैं, खास करके जो नौसेना बंदरगाह होते हैं, वो रणनीतिक महत्व वाले पत्तन होते हैं। तो यहां पर आपका केवल पहला वाला कथन सही है। तो आपका सही आंसर होगा 16 का ए, केवल 1। 17वां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन से देश अमेजन नदी बेसिन का हिस्सा हैं? पेरू, बोलीविया, परागुआ, उरुग्वे। देखिए इसके लिए हमें इसके मैप पर चलना होगा और मैप पर चलकर चीजें और स्पष्ट हो जाएंगी। तो देखिए ये आपका अमेजन बेसिन है,
और अमेजन बेसिन में कौन कौन से देश आ रहे हैं वो भी आप देख पा रहे हैं। एक तरफ ब्राजील आ रहा है, इधर बोलीविया का कुछ हिस्सा टच कर रहा है ये वाला, ठीक है। इधर आपका पेरू का हिस्सा टच कर रहा है। फिर आपका यहाँ पर जो है ऊपर की तरफ इक्वाडोर रीजन है। इधर कोलंबिया का कुछ हिस्सा इसमें आ रहा है, वेनेजुएला का भी आ रहा है, इधर आपका गुयाना का आ रहा है, सूरीनाम का भी आ रहा है, फ्रेंच गुयाना का भी हिस्सा इसमें आ रहा है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कौन कौन से देश हैं। देखिए यहाँ पर आपका इसमें पेरू आ रहा है, बोलीविया आ रहा है, पराग्वे और उरुग्वे इसमें नहीं आ रहे हैं। दोनों में दिखा दे रहा हूँ। पराग्वे कहाँ पड़ता है? पराग्वे पड़ता है आपका ये, ठीक है। और उरुग्वे जो है ये नीचे की तरफ है। पराग्वे और उरुग्वे जो है ये आपके अमेजन बेसिन का पार्ट नहीं है। तो यहां पर आपका जो सही आंसर होगा वो होगा 17 का ए, केवल 1 और 2। इस तरह के प्रश्नों को करने के लिए आपको मैप अच्छे से आना चाहिए। अगर आपको मैप अच्छे से आता है और आपको पता है कौन सा देश कहां पर अवस्थित है उसकी, तो आप आसानी से इसको कर पाएंगे। 18वां प्रश्न है आपका, वेल्ड के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वे 600 मीटर से 1100 मीटर तक की भिन्न ऊंचाई वाले पर्वतीय पठार हैं। यह पूर्व में ड्रैकेंसबर्ग पर्वत से घिरा है। वे मुख्य रूप से नवंबर से फरवरी तक शीतकाल के महीनों में वर्षा प्राप्त करते हैं। देखिए दक्षिण अफ्रीका के शीतोष्ण घास के मैदानों को वेल्ड कहा जाता है। और वेल्ड घास के मैदान जो है दक्षिण अफ्रीका के अलावा जिम्बाब्वे, बोत्सवाना, नामीबिया के कई भागों में भी ये इनका विस्तार है। शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदानी क्षेत्र में अधिकतर भागों में घास के मैदान देखने को मिलते हैं। कहीं कहीं पर आपको झाड़ियां और वृक्ष भी देखने को मिलते हैं। अगर इनकी ऊंचाई की बात करें तो 600 मीटर से लेकर 1100 मीटर की ये भिन्न ऊंचाई वाले पर्वतीय पठार इस क्षेत्र में देखने को आपको मिलेंगे। तो यहां पर आपका पहला वाला कथन जो है बिल्कुल सही है। अब देखिए ये आपका हम मान लेते हैं ये वेल्ड प्रदेश है, वेल्ड घास के मैदान है। तो इनके इस साइड में यानी इसके पूर्व वाला हिस्सा ये तो होगा और पश्चिम वाला हिस्सा ये वाला होगा। तो पूर्व में जो है ड्रैकेंसबर्ग पर्वत स्थित है और वहीं इनके पश्चिम में जो है कालाहारी मरुस्थल है। कालाहारी मरुस्थल है। देखिए कालाहारी मरुस्थल जो है शुतुरमुर्ग के लिए फेमस है। अब देखिए यहां पर बात करें कि वे मुख्य रूप से नवंबर से फरवरी तक शीतकाल के महीनों में वर्षा प्राप्त करते हैं। तो आप लोग जैसा कि आप लोग जानते होंगे जो आपका दक्षिण अफ्रीका है, साउथ अफ्रीका जो है ये दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है और दक्षिणी गोलार्ध की ऋतुएं जो होती हैं वो हमसे अलग होती हैं। यहाँ पर जो गर्मी का सीजन होता है वो नवंबर से फरवरी का जो सीजन है ये गर्मी का सीजन है और यहाँ पर जो अधिकतर वर्षा होती है गर्मी के सीजन में होती है। जबकि यहाँ का जो शीतकाल वाला रीजन है, शीतकाल वाला सीजन जो है वो मार्च से लेकर अगस्त के बीच का रहता है। तो मार्च और अगस्त में यहाँ पे वर्षा बहुत कम होती है, जबकि अधिकांश वर्षा जो होती है वो गर्मी के सीजन में नवंबर से फरवरी के बीच में होती है। तो यहाँ पर आपका तीसरा वाला कथन गलत हो जाएगा। यहाँ पर आपका केवल 1 और 2 कथन सही है। तो आपका सही आंसर है 18 का बी, केवल 1 और 2। 19वां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य भूटान के साथ एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है? असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल। इसके लिए हम लोग मैप पर चलते हैं। आपके सामने यहाँ पर पूर्वोत्तर का मैप दिया हुआ है और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये भूटान है आपका। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं वेस्ट बंगाल से। तो वेस्ट बंगाल जो है भूटान के दक्षिण पश्चिम में पड़ता है। दक्षिण पश्चिम यानी इस साइड में पड़ रहा है, ये इस साइड में, ठीक है, दक्षिण पश्चिम में है। तो देखिए ये पूरा येलो में जो है वेस्ट बंगाल ही चल रहा है। ये आप देख पा रहे हैं ये वेस्ट बंगाल है ये। तो वेस्ट बंगाल टच कर रहा है और भूटान के पूर्व में अरुणाचल प्रदेश है। भूटान के दक्षिण में या फिर दक्षिण पूर्व में आसाम स्थित है। मेघालय की सीमाएं जो हैं केवल और केवल बांग्लादेश से लगती हैं और असम राज्य से लगती हैं। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा असम, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल इससे बॉर्डर टच करते हैं, मेघालय से टच नहीं करता है। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा 19 का डी, केवल 1, 3 और 4। 20वां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित नदियों को मानचित्र पर उत्तर से दक्षिण दिशा में व्यवस्थित करें। सतलुज, रावी, झेलम, चिनाब। देखिए इसके लिए भी हम लोग मैप पर चलते हैं और मैप पर चलेंगे तो चीजें और स्पष्ट हो जाएंगी। ये रहा आपका मैप और यहां पर उत्तर से दक्षिण यानी ये आपका नॉर्थ है और ये आपका साउथ है, यानी ऊपर से चलते हुए आना है, नीचे की तरफ आना है। तो सबसे पहले कौन सी पड़ रही है यहां पर? सबसे पहले आपकी पड़ रही है झेलम, ठीक है। उसके बाद फिर चिनाब आ जाती है, फिर आपकी रावी आ जाती है, फिर सतलज, यानी कि झेलम, चिनाब, रावी, सतलज। तो पहले नंबर पर झेलम है, उसके बाद सेकंड पर चिनाब है, थर्ड पर आपकी उत्तर से रावी है और फोर्थ पर आपकी जो है सतलज है। तो क्रम लगा दीजिए आप 3, 4, 2, 1। तो आपका सही आंसर होगा 20 का सी वाला, यानी 3, 4, 2, 1। 21वां प्रश्न है आपका,
भारत के भौतिक स्वरूप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कथन की पहचान करें। हिमालय अपनी भूवैज्ञानिक संरचना में युवा, कमजोर और लचीला है। हिमालय के पहाड़ मूल रूप से विवर्तनिक हैं, जो तीव्र प्रवाहित नदियों द्वारा विच्छेदित हैं, जो अपनी युवावस्था में हैं। देखिए, भारत के प्रायद्वीपीय खंड की अपेक्षा हिमालय की संरचना जो है नवीन है, यानी हिमालय अपनी भूवैज्ञानिक संरचना में युवा है, कमजोर और लचीला है। हिमालय में अभी भी बहिर्जात और अंतर्जात बलों की प्रक्रिया चल रही है। यही कारण है कि हिमालयी रीजन में आपको लगातार भूकंप देखने को मिलते हैं। तो यहां पर आपका पहला वाला कथन ये बिल्कुल सही है। देखिए, हिमालय के पर्वत मूल रूप से विवर्तनिक हैं, जो तीव्र बहने वाली नदियों द्वारा विच्छेदित हैं, जो अपनी युवावस्था में हैं। यहां पर आपको विभिन्न भू आकृतियां जैसे गार्ज, वी आकार की घाटियां, रैपिड्स, झरने आदि ये सब देखने को मिल जाएंगे। ये सब इसके युवावस्था के संकेत हैं। तो यहां पर आपका सेकंड वाला कथन ये भी सही है। तो यहां पर आपका 1 और 2 दोनों ही कथन सही हैं। तो आपका सही आंसर होगा 21 का सी, दोनों 1 और 2। 22वां प्रश्न है आपका, पर्वतीय दर्रों और वे जिन पर्वत श्रृंखलाओं में स्थित हैं उनके संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से युग्म सही हैं। एक तरफ आपके पर्वतीय दर्रे हैं, दूसरी तरफ उनकी पर्वत श्रृंखला है। जोजिला, बृहद हिमालय, बनिहाल, जास्कर रेंज या श्रेणी, खारदुंगला, लद्दाख रेंज। जोजिला भारतीय केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में बृहद हिमालय में एक उच्च पर्वतीय दर्रा है। तो यहां पर आपका पहला वाला युग्म जो है सही सम्मिलित है। अच्छा, आपको ये बताना है जोजिला दर्रा जो है किन 2 स्थानों को जोड़ता है। कमेंट में आपको आंसर उसका बताना है। अब बनिहाल की बात करते हैं। तो बनिहाल दर्रा जो है जास्कर रेंज में नहीं है, बल्कि ये पीर पंजाल रेंज में पड़ता है। ये दर्रा जो है पीर पंजाल रेंज में पड़ता है और यह जम्मू और कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश में कश्मीर घाटी को बाह्य हिमालय और मैदानी इलाकों को दक्षिण से जोड़ता है। तो बनिहाल जो है पीर पंजाल रेंज में है, न कि जास्कर रेंज में। खारदुंगला की बात करें तो खारदुंगला दर्रा भारतीय केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के लेह जिले में एक पहाड़ी दर्रा है और यह दर्रा लेह के उत्तर में लद्दाख श्रेणी में पड़ता है। तो यहां पर आपका 1 और 3 युग्म सही सम्मिलित है। तो आपका सही आंसर होगा 22 का सी, केवल 1 और 3। 23वां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किस राज्य को मोलासिस बेसिन के नाम से भी जाना जाता है। मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, मेघालय। मिजोरम को मोलासिस बेसिन के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि यह असंगठित निक्षेपों से निर्मित है। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा 23 का बी वाला। 24वां प्रश्न है आपका, रिची द्वीप समूह और लबीरिंथ द्वीप समूह कहां स्थित हैं। लक्षद्वीप, सुंदरबन, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह, मन्नार की खाड़ी। देखिए, ये जो है ये अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में पड़ते हैं। तो यहां पर मैं आपको एक मैप बनाकर दिखा रहा हूं, उस मैप के जरिए आप अनुमान लगा लेंगे। देखिए, ये आपका अंडमान है, ठीक है, और नीचे की तरफ आपका जो निकोबार है। तो अंडमान जो द्वीप समूह है ये 3 पार्ट में है, ऊपरी अंडमान, मध्य अंडमान और दक्षिणी अंडमान। तो यहां पर जो मध्य अंडमान है, मध्य अंडमान का जो पूर्वी इलाका है ये वाला हिस्सा, ठीक है, इस साइड में आपका रिची द्वीप समूह है, इस साइड में रिची द्वीप समूह है। यानी मध्य अंडमान के पूर्वी भाग में रिची द्वीप समूह पड़ता है। वहीं जो आपका दक्षिणी अंडमान है, दक्षिणी अंडमान के दक्षिण पश्चिम वाले हिस्से में, यानी इस साइड में, यहां पर द्वीपों की एक श्रृंखला है जिसको लबीरिंथ द्वीप कहा जाता है। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा 24 का सी, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह। 25वां प्रश्न है आपका, उत्तरी मैदानों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। शिवालिक के ढालों के समानांतर लगभग 8 से 16 किलोमीटर चौड़ी एक सकरी पट्टी भावर कहलाती है। बाढ़ के मैदानों के नए युवा निक्षेपों को खादर कहा जाता है। खादर उत्तरी मैदानों का सबसे बड़ा भाग बनाता है। देखिए, बात करें उत्तरी मैदान की तो उच्चावच संरचनाओं में भिन्नता के अनुसार उत्तरी मैदान को 4 क्षेत्रों में विभाजित किया जा सकता है। इसका पहला क्षेत्र तो भावर प्रदेश होगा। भावर के पास जो है तराई आ जाता है, तराई के बाद जो है खादर आ जाता है और खादर के बाद फिर आपका बांगर आ जाता है। देखिए, भावर प्रदेश वह प्रदेश होता है जहां पर नदियां शिवालिक श्रेणी से निकलकर यहां पर नदियां जो है विलुप्त हो जाती हैं, क्योंकि यहाँ इस प्रदेश में बड़े बड़े पत्थर कंकड़ होते हैं। तो नदियां जो होती हैं कंकड़ पत्थरों के नीचे नीचे से बहती हैं और बाद में भावर से निकलकर ये नदियां जो हैं फिर तराई में प्रवेश करती हैं। तब तराई क्षेत्र जो होता है वो बहुत दलदली रीजन होता है। तराई के बाद आ जाता है आपका खादर रीजन। खादर रीजन जो होता है नवीन
जलोढ़क रीजन बोला जाता है क्योंकि यहाँ पर जो नदियां होती हैं अपने साथ लाए हुए गाद या सिल्ट को यहाँ पर छोड़ देती हैं, तो इस तरह से नई गाद या सिल्ट यहाँ पर इकट्ठी हो जाती है, जिसको खादर कहते हैं। बांगर रीजन वह रीजन होता है जहाँ पर नदियां बहुत पहले निक्षेपों को छोड़ चुकी होती हैं, यानी ये पुराना जलोढ़क बोला जाता है। तो भाबर प्रदेश की अगर हम बात करें तो भाबर प्रदेश की जो चौड़ाई है लगभग 8 से 16 किलोमीटर चौड़ी एक सकरी पट्टी है, जिसको भाबर कहा जाता है। तो यहाँ पर आपका पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। बाढ़ के मैदानों के नए युवा निक्षेपों को खादर कहा जाता है, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया इसके बारे में। अब देखिए, हमारा जो उत्तरी मैदान है इसका सबसे बड़ा भाग खादर से नहीं बना है, बल्कि ये बांगर से बना हुआ है, ना कि खादर से। तो यहां पर आपका केवल 1 और 2 कथन सही है, तो आपका सही आंसर है 25 का ए, केवल 1 और 2। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। आप लोग इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।